सुबह 7:30 पिता सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक बड़ी कंपनी में अपनी 7 साल की बच्ची को गेट पर छोड़ता है क्योंकि स्कूल की टैक्सी रोज आती है। टैक्सी पर बच्ची बैठती है और फिर कुछ देर बाद वो नॉर्मल ऑफिस जाने की तैयारी करता है। करीबन 8:15 कॉल आता है उसको उसके मोबाइल फोन पर किसी अनजान नंबर से। कहा जाता है कि हमने तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया, किडनैप कर दिया है। तो अगर आपको अपनी बेटी की जान प्यारी है तो 15 लाख रुपए 15 मिनट में दीजिएगा। अगर आपने 15 मिनट में नहीं दिए तो 16वें मिनट में हम आपकी लड़की को मार देंगे। अब वो तो एजुकेटेड है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। ही सेज मैं मानता ही नहीं, आप कौन है, मुझे मेरी लड़की से बात कराइए। लड़की से बात होती है, लड़की चिल्ला रही है, कह रही है फादर मुझे ले जाओ, ये मुझे मार देंगे। फादर कन्विंस हो जाता है मेरी लड़की बहुत ज्यादा खतरे में है। नेगोशिएट करता है, मैं सैलरीड आदमी हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन जो किडनैपर्स होते हैं वो टस से मस नहीं होते हैं। जब 13 मिनट गुजर जाते हैं और फादर को लगता है कि भाई अब मामला हाथ से बाहर जाने वाला है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं 15 लाख रुपए पेमेंट करता हूं। 15 लाख की पेमेंट हो जाती है। फिर दोबारा बात होती है, लड़की अब थोड़ी ज्यादा शांत है, लोकेशन डिसाइड होती है और फिर उसके पश्चात हस्बैंड और वाइफ गाड़ी में जंप करते हैं, ड्राइव टू द लोकेशन। रास्ते में जब ड्राइव कर रहे हैं बहुत सारी दिमाग में चीजें आ रही हैं। आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ। तो फिर आता है कि साहब चलो स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल को फोन किया जाता है कि साहब हमारे साथ ये हुआ है, प्लीज इंश्योर और लोगों के साथ ना हो। तो प्रिंसिपल का कहना है कि साहब आप क्या कहते हैं, आपकी शुरू सुबह से ही आपकी डॉटर स्कूल में मौजूद है और कहीं नहीं गई है। ये क्लासिकल एग्जांपल है जहां पर साइबर क्रिमिनल्स ने उस बिटिया की वॉइस सैंपल को क्लोन करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक बाप को चकमे में डाल दिया। सो अगर बाप डिसाइड नहीं कर पाया कि ये जो मैं सुन रहा था मेरी लड़की की आवाज नहीं बल्कि एआई की आवाज थी, तो हम एक नई ग्राउंड रियलिटी पर कदम उठाकर रखते हैं। ये आजकल का नया साइबर क्राइम। 15 लाख गए, लेकिन बाप ने समझा कि चलो मुझे आज जीवन एक सीख मिल गई है कि साहब मुझे जो भी मैं सुनूंगा उस पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ना हो सके। 15 लाख गए, वन काइंड ऑफ साइबर क्राइम। दूसरी कैटेगरी, एक व्यक्ति के बरखिलाफ ईडी का केस चल रहा है, पिछले 4-5 साल से चल रहा है, परेशान है कि साहब ऐसा है आपका फलां केस ईडीए के पास चल रहा है, ये आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये करंट स्टेट है और अभी आपको इस फलां तारीख पे बुलाया गया है। सो वो महा कन्विंस्ड हो जाता है कि साहब ये तो कॉल ईडी से आया है। फिर वो कहते हैं कि साहब अच्छा हम तो एक केस है, अब हम 6 केस आप पर और डालने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि और 6 केस आप पर ना डलें तो हमें कन्वीनियंस मनी चाहिए। हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम पैसे तो आपसे डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो हम आपको दूसरों के अकाउंट देंगे, आप उसमें पैसे दीजिए। अब जो बंदा 4-5 साल से ईडी का मुकदमा झेल रहा हो, उसे सडनली लगता है कि चलो मैं पैसे देता हूं। पैसे बहुत बेइंतहा मांगे जाते हैं और कई करोड़ों में मामला सेटल होता है कि चलो इतने करोड़ों देंगे। तो वो सोचता है कि चलो करोड़ों दे के भी मेरी जान छूटेगी और वो करोड़ों रुपए दे देता है। और बाद में पता लगता है कि साहब वो किसी ईडी के पास नहीं गए, वो किसी साइबर क्रिमिनल गैंग के अंदर कर गए। इनफैक्ट आज तो पूरा माहौल बदल गया है। मैं अलग अलग जाकर कॉन्फ्रेंसेस में बोलता हूं, तो 2-3 महीने पहले मैं कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, उसके बाद लंच हुआ तो लोगों से मुलाकात हुई। कोई व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे इंट्रोड्यूस किया, ने कहा साहब आपके साथ थोड़ा कंसल्टेशन करना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है आप आइए, ऑफिस आइएगा। बाय द वे क्या करते हैं? सर हम एंटरप्राइज बिजनेस में हैं। मैंने कहा अच्छा, तरह की एंटरप्राइज बिजनेस? कहते हैं साइबर क्राइम। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप साइबर क्राइम प्रिवेंशन में काम करते होंगे। वो कहते हैं नहीं सर हम साइबर क्राइम में काम करते हैं। तो मैंने कहा मैं समझा नहीं। तो उनका कहना था कि सर हमारे 6 लोगों का गैंग है, हम सिर्फ साइबर क्राइम करते हैं और हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को लगातार मिटाते चलते हैं। मैं तो आपके साथ आके कंसल्टेशन करना चाहता हूं कि जब मैं पकड़ा जाऊं तो मैं किस तरह से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल कर सकूं। तो अब ये स्थिति आ गई है कि साइबर क्रिमिनल्स इन एंटिसिपेशन तैयारी कर रहे हैं कि साहब जब पकड़े जाएं तो मुझे क्या लीगल स्ट्रेटेजी अपनानी है। दिस इज वन। लेकिन सिलसिला यहां पर ही खत्म नहीं हो रहा है।
अगर आप सोचते हैं कि इंसान हमारे के बरखिलाफ जा रहे हैं तो आप गलत सोचते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको टारगेट करने लग गई है। ये केस मेरे सामने आया, एज अ पेरेंट में मुझे बिल्कुल भौचक्का हो गया। मैंने कहा हो क्या रहा है? तो मुझे मिलने दो पेरेंट्स आए, हस्बैंड वाइफ, और उन्होंने कहा सर आपके आने से पहले हम 4 साइकोलॉजिस्ट को मिलकर आए। सो मैंने कहा साइकोलॉजिस्ट को मिलकर आए हैं, तो मुझे क्या चाहते हैं? तो सर हमारी यूनिक समस्या है, हमारा एक ही लड़का है, 11वीं में पढ़ता है, और फॉर वॉट एवर रीजन उसने एक निर्णय ले लिया है कि उसकी दुनिया में 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, उसके मां और उसके बाप। और वो रोज एआई पर जाता है, एआई से पूछता है कि मैं मां बाप का बैंड कैसे बजाऊं, सोशली, इमोशनली, रेप्यूटेशनली, और हमें नहीं समझ आ रहा क्या हम एआई के बदले इंजंक्शन ले सकते हैं कि भैया मेरे लड़के को गुमराह ना करो। सो हमने कहा हम इंजंक्शन तो नहीं ले सकते क्योंकि हमारा कानून नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह सवाल स्थापित हो गया कि आजकल लोग अब इंसानों पर विश्वास कम और एआई पर विश्वास ज्यादा कर रहे हैं। अब समझ सो कि अब जब कोविड-19 का दौर आया तो 2 चीजें सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ गया, एक है डर और एक है पैनिक। हम जल्दी डर जाते हैं, हम जल्दी पैनिकी हो जाते हैं, और इसी डर, इसी पैनिक को वेपनाइज करते हैं साइबर क्रिमिनल्स, जो विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम करते हैं। ये तो अलग अलग किस्म के केस। अब स्टैंडर्ड केसेस पर आते हैं, केसेस जहां पर लोग पैसे गवाते हैं। अब पैसे आप कुछ हजार गवा सकते हैं, कुछ लाख गवा सकते हैं, कुछ करोड़ भी गवा सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी स्मॉल कैटेगरी है डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड्स। डिजिटल अरेस्ट कुछ ज्यादा नहीं है, बट एक आंकड़ा आया है जो कहता है कि केवल 4 महीने में भारतवासियों ने 2000 करोड़ रुपए गवाए हैं सिर्फ डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा इकोसिस्टम है। अब सबसे जो बुनियादी चैलेंज आज इंडिया के सामने है वो फाइनेंशियल क्राइम्स को लेकर है, साइबर क्राइम। पैसे उड़ाना, अनावश्यक ट्रांजैक्शंस कर देना, आपके अकाउंट को खाली कर देना, आपको बेवकूफ बना देना, ये सब हो रहा है। आपके पास क्या विकल्प है? सरकार आपको 2 विकल्प देती है। एक, आप 1930 को कॉल करें। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, और आप वहां जब कॉल करेंगे तो एटलीस्ट आपकी केस रजिस्टर होगा, कार्रवाई होगी। आप कॉल नहीं करना चाहते या कॉल नहीं लगता तो दूसरा विकल्प, आप जा सकते हैं cybercrime.gov.in पर, जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। वहां पर जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कानून आज है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि संपूर्ण कानून है तो आप गलत समझते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण कानून साइबर क्राइम के प्रति हमारे पास है नहीं। इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम लेजिस्लेशन नहीं है। हमारा एकमात्र कानून है आईटी एक्ट, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून। ये साइबर क्राइम का कानून नहीं है। ये अगर आप 25 साल पहले जब ये कानून पारित हुआ था, फोकस बहुत क्लियर था, हमने ई कॉमर्स को बढ़ावा देना है, हमने इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। वहां पर संसद ने कहा कि साहब इसमें चलिए एक चैप्टर जरूर लेकर आइए क्राइम्स को लेकर। तो चैप्टर रोमन 11 आ गया और सेक्शन 65 से लेकर सेक्शन 78 तक अलग अलग ऑफेंसेस परिभाषित हुए। 2008 में मुंबई आक्रमण होते हैं, 30 दिनों के अंतर्गत ही आईटी अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाता है, जो साइबर क्राइम की कवरेज को बहुत बढ़ाता है। इनफैक्ट नए नए प्रकार के साइबर क्राइम्स कवर होते हैं। साइबर टेरर कवर हो जाता है पहली बार, जो आजीवन कारावास की सजा के साथ पनिशेबल है और इम्प्रिजनमेंट और फाइन के साथ पनिशेबल है। ये अलग अलग प्रकार के साइबर क्राइम्स आते हैं, सम 66A और 66F। 66A तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आई एम थ्रोइंग इट आउट ऑफ द लॉ बुक। तो वो तो आज कानून पर नहीं है, लेकिन बाकी सारे प्रावधान है। मीनवाइल 1 जुलाई 2024 से हमारे यहाँ 3 नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, जिनमें सर्व प्रमुख है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस कानून ने साइबर क्राइम की कवरेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जब मैं भारतीय दंड संहिता का विश्लेषण करता हूं भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में, तो मैं पाता हूं कि भारतीय न्याय संहिता इज अ मैसिव स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि आपने कवरेज को बढ़ा दिया, आपने लॉ को ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, और मोर सिग्निफिकेंटली आपने लोगों को ज्यादा एम्पावर कर दिया। लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो गेम चेंजिंग प्रोविजन है वो है सेक्शन 111,
मतलब 111 भारतीय न्याय संहिता का जो प्रावधान है वो गेम चेंजिंग सेक्शन है, क्योंकि इस तरह का सेक्शन कभी पहले आया नहीं था। ये सेक्शन कहता है कि साहब साइबर क्राइम भारतवर्ष में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइज क्राइम होगा, और उसको लिए काफी सख्त सजा के प्रावधान भी है। हाँ, पहले जमाना होता था, मैं बात करता हूं 2000 में, मेरे पास भारत का पहला साइबर स्टॉकिंग का मुकदमा आया जनवरी 2000 में, जब ये आईटी एक्ट भी नहीं आया था, रितु गोली का केस था उस जमाने में। फिर हमने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में मुकदमा किया। फिर उसके बाद भारत का पहला साइबर क्राइम कन्विक्शन वाला मैटर मैंने किया, जिसमें मैं कंप्लेनेंट का वकील था, सोनी कंप्लेनेंट था। हमारी एक वेबसाइट चला करती थी sony-sambandh.com, उस पर किसी व्यक्ति ने आकर कोई क्रेडिट कार्ड नंबर का मिसयूज किया। अमेरिकन कंपनी की लड़की का क्रेडिट कार्ड था। अमेरिकी लड़की ने शिकायत करी, अमाउंट वापस हो गया। अमाउंट छोटा सा था, $630, लेकिन सोनी ने कहा नहीं साहब हम कार्रवाई करते हैं। तो हमने सीबीआई को इन्वॉल्व किया, सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। और वो जमाना देखिए, आज से 23 साल पहले जमाना कितना भोला हुआ करता था। वो व्यक्ति जिसने ये साइबर क्राइम किया वो कॉल सेंटर में मुलाजिम था, यहां में नोएडा में, और वहां इतना बेवकूफ था कि जब उसने ऑनलाइन ये ट्रांजैक्शन करी तो अपना रियल नाम दिया। अच्छा, सोनी के पास एक प्रावधान होता था कि साहब आप हमारी वेबसाइट पर आइए, जो कुछ आपने ऑर्डर करना है करिए, हम वो प्रोडक्ट इंडिया में आपको फ्री डिलीवर करेंगे, और जिन्हें डिलीवर करेंगे उनकी तस्वीर खींचेंगे और वो तस्वीर आपको भेजेंगे एज प्रूफ ऑफ डिलीवरी। इतने भोले साहब थे ये व्यक्ति कि उन्होंने अपने नाम पे वो चीजें मंगवाई, खुद अपने घर पे मंगवाई, घर पे रिसीव करी, फोटो के साथ पोज किया कि साहब मैं रिसीव कर रहा हूं, और फिर अगले दिन जाके अलीगढ़ में हाफ द दाम पे पैसे बटोर लिए। उन्हें पकड़ा गया, आरिफ अजीम उनका नाम था, दैट इज इंडियाज फर्स्ट साइबर क्राइम कन्विक्शन। उसके बाद कुछ कन्विक्शंस हुई, लेकिन 2008 के बाद एक अकाल सा आ गया है कन्विक्शंस को लेकर, और उसका कारण यह है कि जो आईटी अमेंडमेंट एक्ट सन 2008 है उसने कुछ गेम चेंजिंग परिवर्तन कर दिए। अच्छा काम यह किया कि कानून में साइबर क्राइम की परिभाषा को बढ़ा दिया, कवरेज को बढ़ा दिया। बुरा काम यह किया कि 2-3 साइबर क्राइम को छोड़ के बाकी सारे साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध यानी कि बेलेबल ऑफेंस बना दिया। अब तुलना कीजिए सन 2000 में जब आईटी एक्ट आया था सारे साइबर क्राइम्स नॉन बेलेबल थे। अब 2008 में 3 साइबर क्राइम्स को छोड़ के सारे बेलेबल हो गए। वंस यू हैड एवरीथिंग एज अ बेलेबल ऑफेंस, उसके बाद कोई ऑप्शन था नहीं। लोग को आते, लोगों को बेल मिलती, वो बाहर आते, अपने बरखलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय करते और मस्ती से बैठते, तमाशा देखते। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपकी कार्रवाई, आपकी कन्विक्शंस नहीं हो पाएंगी। वो अकाल अभी तक चल रहा है। मीनवाइल आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर 2000 करोड़ सिर्फ हम 4 महीनों में डिजिटल अरेस्ट में गवा सकते हैं, तो इमेजिन करिए फाइनेंशियल फ्रॉड्स में, फाइनेंशियल साइबर क्राइम में हम कितना पैसा गवा रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया इज ब्लीडिंग। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं अब बुनियादी सवाल होता है कि कानून तो है, अगर मैं विक्टिम हूं तो मेरे पास रेमेडी क्या है? रेमेडी है मुझे रिपोर्ट करना है। चुपचाप होने की रेमेडी तो अब नहीं है। वो जमाना होता था 2000 में, लोग साइबर क्राइम के शिकार होते थे और फिर कहते थे साहब हम नहीं रिपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। वो जमाना चला गया। अब पोस्ट कोविड-19 हम एक नए युग में कदम रख चुके हैं, जिसे हम न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। और इस युग के 3 खास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम प्रारंभ हो चुकी है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस जो है नया नॉर्मल बन चुकी हैं। और तीसरा, सरकारें बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। तो इसलिए आज की तारीख में इंपॉर्टेंट इशू है कि जब आप पैसे लूज करते हैं, रिपोर्ट करिए, ठीक है, बट मैं एज अ कंप्लेनेंट इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मैं रिपोर्ट करूं। मैं इंटरेस्टेड हूं कि मेरा पैसा कैसे वापस आता है, मेरा मूल वापस आ जाए, दैट्स गुड इनफ। उसके लिए मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफी काम करना पड़ेगा। 6 जुलाई 2017 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाली, जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन। कहा कि साहब आपके अकाउंट में कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन होगी तो, और आपकी इसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं होगी, कोई रोल नहीं होगा, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सारा पैसा बैंक देगा। बैंक आज अधिकांश तौर पर बहाने ढूंढता है कि वो पैसे आपको ना दे। कहीं ना कहीं कहता है साहब आपसे गड़बड़ हुई, आपने गलती करी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज वी गो फॉरवर्ड जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और अब एआई आ गया है तो अब तो चीजें बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही हैं, क्योंकि एक नया मॉडल आज डार्कनेट पर आ चुका है।
उस मॉडल का नाम है साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम करेगा। हम आज तो सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है, मुझे पिज्जा चाहिए, कॉल करता हूं, आता है 10 मिनट में। अब मुझे साइबर क्राइम करना, मैं कॉल करता हूं, बट जो जिसको कॉल करता हूं वो साइबर क्राइम खुद नहीं करता, वो एआई से साइबर क्राइम करवा देता है। तो सबसे बुनियादी सवाल, आप एआई को पकड़ेंगे कैसे? आप एट्रीब्यूशन कैसे लेकर आएंगे कि साहब ये वो एआई थी, इसको प्रोग्राम करने वाले व्यक्ति थे जिनको हम माना जा सकता है कि इनका मेंस रिया या एक्टस रियस थे। अ फंडामेंटल क्वेश्चन, do we now still really require the concepts of mens rea and actus reus? Actus reus, mens rea, क्रिमिनल लॉ के दो फंडामेंटल बुनियादी ढांचे हैं। यानी कि एक्टस रियस एक्ट होना चाहिए, मेंस रिया इंटेंशन होनी चाहिए क्राइम करने की। लेकिन जब एआई क्राइम करेगा तो वहां आप एक्टस रियस को कैसे साबित करेंगे और मेंस रिया कैसे साबित होगा? तो बहुत जल्दी हमें अपने क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस पर एक पुनः से दौर बदलना पड़ेगा। इंडिया के पास आज कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ नहीं आया है, लेकिन एआई क्राइम्स इंडिया में ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, उनको कवर करने की जरूरत होगी, लोगों को इफेक्टिव रेमेडी देने की जरूरत होगी। मुझे लगता है इस दिशा में अगर हम बैंक्स को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, क्योंकि इंडिया में आज 98% ऑफ द ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो पैसे मेरे बैंक से जाते हैं, तो मेरे बैंक के खाते से किसी और बैंक के खाते में जाते हैं, बैंक को पूरी तरह पता है कि पैसे कहां जाते हैं। तो अगर आप जिम्मेवारी बैंक को डालेंगे कि साहब आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको अवॉइड करेंगे, ऐसी चीजें ना हो, नहीं होंगे तो हम आपको जिम्मेवार ठहराएंगे क्रिमिनली एंड सिविली, तो हो सकता है फंडामेंटली एक तो एरियर्स का जो एक्सरसाइज है वो कम हो जाएगा, दूसरा ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स वाला एलिमेंट है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। मुझे लगता है भारत को आज एक बहुत फ्यूचरिस्टिक न्यू लीगल फ्रेमवर्क्स की जरूरत है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 आज इररिलेवेंट हो चुका है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग साइबर क्राइम्स। अब आप कहेंगे साहब रोज साइबर क्राइम बदलता है कि हम रोज कानून बदलेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूं कानून को इतना ब्रॉड सेंट्रिक करिए, ब्रॉड सिद्धांतों के साथ परिभाषित कर दीजिए, ताकि टेक्नोलॉजी जब जब बदलती जाए आपको बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने कानून में वर्तमान चेंजेस नहीं लाने हो। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए। बट वी आर कॉन्स्टेंटली द रेस अगेंस्ट टाइम इज अप। साइबर क्राइम जो आज देख रहे हैं, अभी तो सिर्फ आप शुरुआती ट्रेलर देख रहे हैं, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ ही नहीं है, अभी तो पिक्चर आनी बाकी है। और आने वाले समय में अगर मैं 2030 में भारत के साइबर क्राइम पर एक किताब लिखूं और वो किताब 100 पेजों की होगी, तो आज 2025 की जुलाई में केवल हम 5वें या 6ठे पेज पर बैठे हुए हैं, अभी 95-94 पेजेस लिखने बाकी हैं। तो जब इस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं तो एक मुझे लगता है आप लोगों को जागरूक होना है। कानून आपके साथ है, कानूनी प्रावधान है, आपके कानूनी विकल्प हैं, लेकिन माइंड यू आपको कानूनी प्रोसेस के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साबित करना पड़ेगा। और अब लाइफ और कॉम्प्लिकेट हो गई है, क्योंकि सेक्शन 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि साहब अगली बार आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दीजिए, साथ साथ मुझे 2 सर्टिफिकेट दीजिए, एक अपना सर्टिफिकेट जो बताएगा कि इसकी हैश वैल्यू क्या है, एक आईटी एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट, और दोनों की सर्टिफिकेट में तारसंगत होना चाहिए। अगर एक की हैश वैल्यू दूसरे की हैश वैल्यू से नहीं मिलेगी तो सर्टिफिकेट हम नहीं मानेंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम एडमिसिबल नहीं बनाएंगे। तो लाइफ में हमने देखा है कि अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साबित करना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सेक्शन 63(4) इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उसमें सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता है। एआई क्राइम्स, न्यूली इमर्जिंग टेक क्राइम्स के ऊपर कवरेज करने की आवश्यकता है। ये सब तमाम सारी चीजें सरकार कर रही है, सरकार की बहुत फ्यूचरिस्टिक विजन है, लेकिन आप लोग उपभोक्ता होने के नाते आपके ऊपर सबसे पहला दायित्व बनता है कि एक कंजूस हो जाइए और दूसरा शक्की हो जाइए। कंजूस कि अपना डेटा बिना आवश्यकता के किसी के साथ शेयर नहीं करना, और शक्की इसलिए हो जाइए कि हर वो चीज जो आपके सामने आए, हर जो इंफॉर्मेशन आपके सामने आए, आप उस पर तब तक विश्वास न करें जब तक आप स्वयं तौर पर उसकी इंडिपेंडेंट तौर पर पुष्टि ना कर पाए। क्योंकि आज फेक न्यूज चारों ओर फैल चुकी है और अब तो हम इतने ज्यादा एआई पे डिपेंडेंट हो गए हैं, मतलब हम लोग की एक और बिगर प्रॉब्लम है। बिगर प्रॉब्लम अब यह है कि अधिकांश भारतवासी एक नए रास्ते पर चल चुके हैं। वो रास्ता है कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म का। अरे भाई 75-77 साल ही तो हुए थे भारत को स्वतंत्र हुए, और अब हम फिर परतंत्रता की दिशा में चल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेबिलिटीज बंद कर दी हैं। उनको लगता है एआई आ गया है, सब कुछ एआई करेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं, अल्टीमेटली हमें एक कॉग्निटिव कॉलोनी बनाना चाहती हैं, हमारी कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं नष्ट करते हुए उसे पैरालिसिस में लाते हुए। सो अंत में यही कहूंगा,
फैंटास्टिक इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट, बहुत बेहतरीन आप काम कर रहे हैं। इस तरह का बड़े देर बाद मैं ऐसे वेबिनार में आया हूं जब आप इतनी खुली तरीके से बात कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आप लोगों का जो इस वेबिनार के हिस्सा है, क्योंकि आप जो हैं समझ लीजिए आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए। आप अकेले नहीं, हम सब, और हमें चारों दिशाओं से हम पर आक्रमण होगा। मैं ये नहीं कह सकता कब कहां कैसे होगा, लेकिन होगा जरूर। अभिमन्यु है हम सब, हमारे चारों ओर आक्रमण होगा। तो हमारा दायित्व बनता है कि एक सुरक्षा कवच पहन लें। सुरक्षा कवच ये है कि आप किसी पर विश्वास करना भूल जाइए, एटलीस्ट ऑनलाइन इकोसिस्टम में, और पैसे के संदर्भ में बहुत ज्यादा स्टिंजी हो जाइए। डरिए ना, अपने आप को पैनिक वाली स्थिति में ना लेकर आइए। कानून है, लेकिन कानून में समय लगता है। सरकार काम कर रही है, नए कानूनी प्रावधान ला रही है, लेकिन उसमें भी समय लगता है। योर फर्स्ट टेक, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कोशिश करें कि आप साइबर क्राइम का शिकार ना हो। बहुत बार क्या होता है, आपको लगता है कि बॉस मैं घुस रहा हूं गुफा में, लेकिन फिर भी अपने आप को नहीं रोक पाते। तो अपने आप को कहीं ना कहीं रोकना है कि साहब ठीक है, अगर ये धमकी दे रहे हैं, चलो फोन बंद करो। हमारे यहाँ जो वीटो पावर लोग इस्तेमाल नहीं करते, हमारा वीटो पावर क्या है? फोन को बंद कर देना। कुछ भी फोन कॉल आए, फोन को बंद कर देना, वो हमारा वीटो पावर है। उससे काम सब। मैं आपसे बिल्कुल, ये जो सब्जेक्ट है वो इतना टची है, और आप जितना एनिमेटेड बोल रहे हैं, मुझे पता है कि आप बहुत लंबा बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कंक्लूड कीजिए। आपने अपने भाषण में बहुत अच्छा होप भी दिया है। एक लास्ट लाइन जो आपने बोला, कंजूस और शक्की, उसको कह करके अपनी बात जी हाँ, अंत में ये कहूंगा, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। सरकार काम कर रही है, लेकिन अगर गड़बड़ी आप अपने डिवाइस पर खुद कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी आपको खुद निभानी होगी। पर्सनल डेटा को बांटने की जो शौक हमें चढ़ा हुआ है, उसको रोक लीजिए। आज अपने डेटा को केवल नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करिए, और अलग अलग जगहों पर अपने डिजिटल पद चिन्ह छोड़ते ना जाए, क्योंकि वो डिजिटल पद चिन्ह हैं जिनका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल करते हुए पुनः हमें टारगेट वापस करेंगे। सतर्कता, सावधानी एकमात्र आपका मूल मंत्र होना चाहिए जब आप इस तरह के उभरते हुए साइबर क्राइम सिनारियो के साथ डील